हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 7 बजे, जिसमें हम एग्रीकल्चर के 30 क्वेश्चन कवर करते थे। लेकिन आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, मजा आने वाला है। बस सभी के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। क्वेश्चन है, मुगल शैली में निर्मित प्रमुख उद्यान। मुगल शैली में निर्मित प्रमुख उद्यान है पिंजौर बाग, निशांत बाग, शालीमार, उपरोक्त सभी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी पिंजौर बाग है वो भी तो मुगल शैली में निर्मित है, और निशांत बाग है ये भी मुगल शैली में निर्मित है, और शालीमार बाग है ये भी मुगल शैली में ही निर्मित है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, जापानी शैली में निर्मित प्रमुख उद्यान है। वानस्पतिक उद्यान, दिल्ली पब्लिक गार्डन हैदराबाद, मेंजी बाग भिलाई, और उपरोक्त सभी। तो देखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन है ना, वो होगा पब्लिक गार्डन। ये दिल्ली है, दिल्ली चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वानस्पतिक उद्यान दिल्ली में है, पब्लिक गार्डन हैदराबाद में, मेंजी बाग है वो भिलाई में है। तो जापानी शैली में निर्मित प्रमुख उद्यान कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। वानस्पतिक उद्यान दिल्ली ये भी जापानी शैली में निर्मित है, पब्लिक गार्डन हैदराबाद ये भी अपना जापानी शैली में निर्मित है, मेंजी बाग भिलाई है ये भी अपना जापानी शैली में ही निर्मित है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रजनीगंधा व सेवंती फूलों का व्यावसायिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? रजनीगंधा व सेवंती फूलों का व्यावसायिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? कोलकाता, मदुरै, कोयम्बटूर, ए व सी दोनों। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कोलकाता और कोयम्बटूर। तो हो जाएगा ए व सी दोनों, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। रजनीगंधा तथा सेवंती फूलों का जो व्यावसायिक उत्पादन होता है वो कोलकाता और कोयम्बटूर में होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ए व सी दोनों, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गेंदा फूल का व्यावसायिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? गेंदा फूल का व्यावसायिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? बेंगलोर, कोलकाता, कोयम्बटूर, ऑल ऑफ दीज। तो 4 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेंगलोर में। गेंदा फूल का जो व्यावसायिक उत्पादन होता है वो बेंगलोर में होता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फल वृक्षों में काट छांट का अर्थ होता है। फल वृक्षों में काट छांट का अर्थ होता है नई टहनियों का विकास, वृक्ष की आकृति को बनाना, सूखे तथा रोगग्रस्त भागों को हटाना, ऑल ऑफ दीज। तो 5 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सूखे तथा रोगग्रस्त भागों को हटाना। फल वृक्षों में काट छांट का अर्थ यही होता है, वो सूखे तथा रोगग्रस्त भागों को हटाने के लिए वृक्षों में काट छांट की जाती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वृक्ष या बाग लगाने की कौन सी विधि में 15% पौधे अधिक संख्या में लगते हैं? वृक्ष या बाग लगाने की कौन सी विधि में 15% पौधे अधिक संख्या में लगते हैं? वर्गाकार विधि, षटभुजाकार विधि, क्वीन कंस आयताकार विधि। तो 6 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा षटभुजाकार विधि में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। षटभुजाकार विधि में 15% पौधे हैं वो अधिक लगते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बाग लगाने की कौन सी विधि में 50% पौधे अधिक संख्या में लगते हैं? अब यहाँ पे आपको बताना है 50% पौधे कौन सी विधि में अधिक लगते हैं। वर्गाकार विधि, षटभुजाकार विधि, क्वीन कंस आयताकार विधि। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्वीन कंस विधि है, उसमें 50%
पौधे हैं वो अधिक लगते हैं, और 15% पौधे अधिक लगते हैं वो लगते हैं षटभुजाकार विधि में, ठीक है ना। 15% पौधे अधिक लगेंगे वो तो षटभुजाकार विधि में लगेंगे, और 50% पौधे अधिक लगेंगे वो कविनकस विधि में लगेंगे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बाग लगाने की किस विधि, कौन सी विधि संघन बगीचा लगाने के लिए प्रयोग की जाती है? बाग लगाने की कौन सी विधि संघन बगीचा लगाने के लिए प्रयोग की जाती है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा त्रिभुजाकार, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाग लगाने की त्रिभुजाकार जो विधि है उसमें संघन बगीचा लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बाग लगाने की वह विधि जिसमें पौधे से पौधे एवं कतार से कतार के बीच की दूरी बराबर होती है कहलाती है। बाग लगाने की वह विधि जिसमें पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी है वो बराबर होती है, इक्वल होती है, तो कहलाती है वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, समोच्च रेखा विधि, त्रिभुजाकार विधि। तो 9 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्गाकार विधि कहलाती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फल वृक्षों में संधाई की वह कौन सी विधि है जिसमें वृक्ष के मुख्य तने को भूमि से 3/4 या 1 मीटर हो जाने पर काट दिया जाता है? कौन सी विधि? अभी फल वृक्षों में संधाई की वह कौन सी विधि है जिसमें वृक्ष के मुख्य तने को भूमि से 3/4 या 1 मीटर हो जाने पर काट दिया जाता है? थाला बनाना, केंद्रीय अगर प्रोह प्रणाली, खुला केंद्र प्रणाली, रूपांतरित अगर प्रोह प्रणाली। तो 10 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा खुला केंद्र प्रणाली कहलाती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, खुला केंद्र प्रणाली कहलाती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, वृक्षों की अनावश्यक शाखाओं को उसके मूल स्थान से काट देने की विधि कहलाती है? वृक्षों की अनावश्यक शाखाओं को उसके मूल स्थान से काट देने की विधि कहलाती है छंगाई, विरलन, जड़ों की छंटाई, जुताई तथा गुड़ाई। तो 11 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो है विरलन कहलाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, विरलन। क्लियर है यहां तक? विरलन विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, वृक्ष के किस भाग को विशेष उद्देश्य से काटकर अलग कर देने की क्रिया कहलाती है? वृक्ष के किसी भाग को विशेष उद्देश्य से काटकर अलग कर देने की क्रिया कहलाती है? पौध संरक्षण, काट छांट या कृतंद, कर्षक क्रिया, फलों की तोड़ाई। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा काट छांट या कृतंद। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से फलों के पौधे लगाने का उत्तम महीना नहीं है। निम्न में से फलों के लिए जो फलों के पौधे लगाए जाते हैं उसके लिए उत्तम महीना कौन सा नहीं है? अभी मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मार्च, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना, मार्च महीना ना वो फलों के पौधे लगाने के लिए उत्तम महीना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पहाड़ी क्षेत्रों में फलों के पौधे लगाने का उत्तम समय है? पहाड़ी क्षेत्रों में फलों के पौधे लगाने का उत्तम समय कौन सा है? फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फरवरी, मार्च है, वो एकदम करेक्ट महीना है, करेक्ट समय है पहाड़ी क्षेत्रों पे फलों के पौधे लगाने का। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस फल वृक्ष में उद्यान में पूरक वृक्ष लगाए जा सकते हैं? निम्न में से किस फल वृक्ष के उद्यान में पूरक वृक्ष लगाए जा सकते हैं? कटहल की उद्यान में,
संतरा के उद्यान में, नींबू के उद्यान में, अमरूद के उद्यान में। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कटहल के उद्यान में। फल वृक्ष के साथ साथ में पूरक वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बाग लगाने की कौन सी विधि में भूमि का अधिकतम उपयोग होता है? बाग लगाने की कौन सी विधि में भूमि का अधिकतम उपयोग होता है? वर्गाकार, आयताकार, षटभुजाकार, त्रिभुजाकार। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा षटभुजाकार, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? चलिएगा फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। गमलों में उगाए जाने वाले पौधे, गमलों में उगाया जाने वाला पौधा है हॉलीहॉक, लार्कस्पर, स्वीट पी, एस्टर। तो गमलों में उगाया जाने वाला पौधा है वो हो जाएगा एस्टर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एस्टर पौधा है वो गमलों में उगाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। जब तना परिवर्तित होकर भोजन संग्रह करने लगता है तो उसे क्या बोलेंगे? जब तना परिवर्तित होकर भोजन संग्रह करने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? आकंद, परकंद, घनकंद, शलककंद। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परकंद बोलेंगे। जब तना परिवर्तित होकर भोजन संग्रह करने लगता है तो उसे हम परकंद बोलेंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है पौधे की ऐसी शाखाएं जो कि तने के ऐसे भाग से निकलती है जो कि भूमि के अंदर होता है कहलाती है। पौधे की ऐसी शाखाएं जो कि तने के ऐसे भाग से निकलती है जो कि भूमि के अंदर होता है कहलाती है। अंतःभूसत्री, उपभूसत्री, शिखर, धूसत्री। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंतःभूसत्री कहलाती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पौधे के तनों के ऊपर मुकुट के रूप में रहता है। पौधों के तनों के ऊपर मुकुट के रूप में रहता है। शिखर, आकंद, घनकंद, शलककंद। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शिखर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पौधों के तनों के ऊपर जो मुकुट के रूप में रहता है उसे हम शिखर बोलते हैं। ठीक है ना? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया ना तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर मार दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है ना? और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दाब कलम की वह विधि जिसमें वृक्ष को भूमि की सतह से काट दिया जाता है कहलाती है। गुटी दाब, ढेरी दाब, सर्पाकार दाब, खाई दाब। तो दाब कमल की वह विधि जिसमें वृक्ष को भूमि की सतह से काट दिया जाता है कहलाती है, ढेरी दाब कहलाती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दाब कमल की वह विधि जिसमें संपूर्ण शाखा को ही भूमि में दाब दिया जाता है कहलाती है। दाब कमल की वह विधि जिसमें संपूर्ण शाखा को ही भूमि में दाब दिया जाता है कहलाती है। ढेरी दाब, शीरा दाब, खाई दाब, साधारण दाब। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा खाई दाब। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, खाई दाब कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एकांतर फलन का क्या अर्थ है? एकांतर फलन का अर्थ है पूरे वर्ष फलन, प्रतिवर्ष फल आना, द्विवार्षिक फलन, फलों का देरी से आना। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा द्विवार्षिक फलन।
ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एकांतर फलन का अर्थ है द्विवार्षिक फलन। क्लियर है यहां तक? 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आम में सबसे अधिक पाया जाता है, आम में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन ए पाया जाता है आम में। ठीक है, आम में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अमरूद के फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अमरूद के फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो अमरूद के फलों में पाया जाने वाला जो विटामिन है वो हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी है वो अमरूद के फलों में पाया जाने वाला विटामिन है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वातनाशक तथा पीतवर्धक फल कौन सा है? वातनाशक तथा पीतवर्धक फल कौन सा है? आम, संतरा, केला, अमरूद। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संतरा है वो वातनाशक तथा पीतवर्धक फल है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पपीते में खाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पपीते में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, थाइमिन, ग्लाइसिन, एडेनिन। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, अभी पपीते में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कच्चे केले को पकाने के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं? कच्चे केले को पकाने के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, एडेनिन। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे केलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आम के वृक्ष में फूल आने का समय क्या है? आम के वृक्ष में फूल आने का समय फरवरी से मार्च, मई से अगस्त, जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फरवरी से मार्च। आम के वृक्ष में फूल लगने का जो समय है वो फरवरी से मार्च है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई आम की किस्म कौन सी है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई आम की किस्म कौन सी है? नीलम, दशहरी, बेंगलोरा, आम्रपाली। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आम्रपाली, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आम्रपाली आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आम्रपाली किस्म है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई आम की किस्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, केला का उत्पत्ति स्थान माना है? केला का उत्पत्ति स्थान माना गया है तो क्यूबा, पनामा, ब्राजील, मलाया। तो 31 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मलाया को। केला का जो उत्पत्ति स्थान है वो मलाया है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राज्य आम का उत्पादक नहीं माना जाता? निम्न में से कौन सा राज्य आम का उत्पादक नहीं माना जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थान, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया ना तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास का शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है ना, चलिएगा 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वह फल कौन सा है जिसका छिलका कृमिनाशक, वमन रोधी,
त्वचा रोगनाशक, दस्त रोधी, कांतिवर्धक तथा तेल युक्त होता है। निम्न में से वह फल कौन सा है जिसका छिलका कृमिनाशक, वमन रोधी, त्वचा रोगनाशक, दस्त रोधी, कांतिवर्धक और तेल युक्त होता है? अमरूद, मौसमी, संतरा, आम। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संतरा। संतरा का जो छिलका है वो कृमिनाशक होता है, वमन रोधी होता है, त्वचा रोगनाशक होता है, दस्त रोधी होता है, कांतिवर्धक होता है और तेल युक्त होता है। ठीक है ना, संतरा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वह कौन सा फल है जिसका उपयोग मांस को मुलायम करने के लिए किया जाता है? वह कौन सा फल है जिसका उपयोग मांस को मुलायम करने के लिए किया जाता है? संतरा, अमरूद, पपीता, अंगूर। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पपीता। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना, वह कौन सा फल है जिसका उपयोग मांस को मुलायम करने के लिए किया जाता है? तो पपीता आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है ग्लैडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ग्लैडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा, कंद द्वारा, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए व बी दोनों। बीज द्वारा भी होता है और कंद द्वारा भी प्रवर्धन होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से जिसे बेबी रोज कहा जाता है वह है? निम्न में से जिसे बेबी रोज कहा जाता है वह है मानक गुलाब, मिनीएचर, लता गुलाब, सुगंधित गुलाब। तो 36 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मिनीएचर। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मिनीएचर को बेबी रोज कहा जाता है, बेबी रोज मिनीएचर को बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गुलाब के पौधे तैयार करने के लिए सामान्यतः प्रवर्धन के लिए अपनाई जाने वाली विधि कहलाती है? कलम विधि, कलिकायान विधि, गुटी विधि, बीज द्वारा। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कलम विधि। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, कलम विधि कहलाती है। गुलाब के पौधे तैयार करने के लिए सामान्यतः प्रवर्धन के लिए अपनाई जाने वाली जो विधि है उसे हम कलम विधि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आचार में परिरक्षण के लिए नमक की मांग होनी चाहिए? आचार में परिरक्षण के लिए नमक की मांग होनी चाहिए 15%, 10%, 25%, 35%। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 15%, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 15%। ठीक है ना, 15 से 20% हो सकता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सतही परिरक्षण के लिए काम में लिया जाता है? सतही परिरक्षण के लिए काम में लिया जाता है सिरका, नमक, तेल, चीनी। तो 39 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिरका का उपयोग करते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मृदु प्रतिरोधी रसायन है, मृदु प्रतिरोधी रसायन है कार्बन, जल, सोडियम बेंजोएट, कार्बोलिक अम्ल। तो 40 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मृदु प्रतिरोधी रसायन है तो सोडियम बेंजोएट है वो एक मृदु प्रतिरोधी रसायन होता है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निर्जलीकरण फल सब्जियों में किया जाता है? निर्जलीकरण फल सब्जियों में किया जाता है पानी की मात्रा को घटाने के लिए, पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए, पानी की मात्रा को सुरक्षित रखने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा निर्जलीकरण है वो
फल सब्जियों में किया जाता है तो पानी की मात्रा को घटाने के लिए फल सब्जियों में निर्जलीकरण करते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, पानी की मात्रा को घटाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं, अगर कोई भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है ना, बात आ गई ना समझ में? 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नमक व चीनी की अपेक्षा परिरक्षण में सहायक है। नमक व चीनी की अपेक्षा परिरक्षण में सहायक है राई, तेल, सिरका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिरका, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नमक व चीनी की अपेक्षा परिरक्षण में सहायक होगा सिरका। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थायी परिरक्षण का प्रकार है? निम्न में से कौन सा स्थायी परिरक्षण का प्रकार है? निर्जलीकरण करना, आर्द्रता अपवर्जन परीक्षण, आर्द्रता संरक्षण, पाश्चुरीकरण। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा निर्जलीकरण करना। ये एक स्थायी परिरक्षण का प्रकार है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 44 नंबर क्वेश्चन है, सुकन किस फल का किया जाता है? सुकन किस फल का किया जाता है? अमरूद, आम, केला, अंगूर। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सुकन है वो आम का किया जाता है। ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, शाहजहांपुर। तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लखनऊ को, लखनऊ शहर है उसको बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है, बागों का नगर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आम की विकृति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? रसायन आपको दिया गए हैं IAA, IBA, GA3, NAA। तो 46 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा आम की विकृति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त जो रसायन है वो हो जाएगा आपका NAA। NAA जो रसायन है वो आपका उपयुक्त रहेगा। यहाँ पे डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अंगूर में प्रसारण की व्यापारिक विधि। अंगूर में प्रसारण की व्यापारिक विधि है बीज, दृढ़ कमल, लेयरिंग या दब्बा लगाना, उपयुक्त सभी। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अंगूर में प्रसारण की व्यापारिक विधि है दृढ़ कमल। दृढ़ कमल है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मेटाजीनिया प्रक्रिया किससे संबंधित है? मेटाजीनिया प्रक्रिया किससे संबंधित है? खजूर, अंजीर, करोदा, आम। तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा खजूर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मेटाजीनिया प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो खजूर से संबंधित है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्पंजी ऊतक क्षय किस फल का हानिकारक शारीरिक है? स्पंजी ऊतक क्षय किस फल का हानिकारक शारीरिक है? केला, राष्ट्रीय फल, अनार, चेरी। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय फल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्पंजी ऊतक क्षय किस फल का हानिकारक शारीरिक है? तो राष्ट्रीय फल है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, अरबी। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।